Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kyathal. Let's begin our today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question: Who is founder of psychoanalysis? साइकोएनालिसिस थ्योरी के फाउंडर किन्हें माना जाता है? फ्रेड को, कैनर को, ब्यूलर को या एरिक्सन को? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड को हम साइको एनालिटिक थ्योरी के फादर के नाम से जानते हैं। एरिक एरिक्सन ने साइकोसोशियल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच टाइप हेल्यूसिनेशन इज मोस्ट कॉमन इन सीजोफ्रेनिया? सीजोफ्रेनिया डिजीज में किस प्रकार का हेल्यूसिनेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? विजुअल, गस्टेटरी, टैक्टाइल या ऑडिटरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस का मतलब है किसी पर्सन को जो कि सिजोफ्रेनिया डिजीज से सफरिंग है, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि वास्तव में वो वहाँ है ही नहीं। एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो पर्सन बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कुछ परसीव करता है, तो ये कंडीशन हेल्यूसिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: सेंसस इज टेकिंग यूजुअली इन एवरी? जो जनगणना है, सेंसस है, वो कितने साल में एक बार की जाती है? 2 साल में, 10 साल में, 1 साल में या 5 साल में? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज 10 ईयर्स। हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। वर्ष 1881 में 1881 में फर्स्ट टाइम सेंसस की गई थी और लास्ट सेंसस इंडिया में 2011 में हुई थी। हॉस्पिटल में यदि सेंसस कब की जाती है इसके बारे में पूछा जाए तो मिडनाइट यानी रात को 12 बजे हॉस्पिटल में कुल कितने पेशेंट्स मौजूद हैं, इस चीज़ का डाटा कलेक्ट किया जाता है, यानी सेंसस लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: 7 weeks after conception, the growing structure inside the uterus is called as? कंसेप्शन के बाद 7 सप्ताह जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वुम्ब में ग्रोइंग स्ट्रक्चर को आप किस नाम से जानते हैं? जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस या नियोनेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। कंसेप्शन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद 0 से 2 वीक्स तक का जो समय होता है उसमें फर्टिलाइज प्रोडक्ट को जाइगोट के नाम से जानते हैं। 2 वीक के बाद से लेकर आफ्टर 2 वीक्स से लेकर 8 वीक्स तक के दौरान जो जाइगोट है वो अब एम्ब्रियो के नाम से जाना जाने लगता है। अब 8 वीक से लेकर डिलीवरी तक जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो फीटस नाम से जाना जाता है। जन्म के बाद 0 से लेकर 28 दिन तक का जो बच्चा होता है उसे हम न्यूबॉर्न बेबी या नियोनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: बेनेडिक्ट टेस्ट इन अ यूरिन सैंपल इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ? यूरिन में किसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप बेनेडिक्ट टेस्ट इस्तेमाल करते हैं? ग्लूकोज, प्रोटीन, बाइल, एसीटोन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्लूकोज। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर किसी पर्सन के यूरिन सैंपल में आपको ग्लूकोज या शुगर मौजूद है या नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा, तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम बेनेडिक्ट टेस्ट कहते हैं।
बेनेडिक्ट टेस्ट टू डिटेक्ट शुगर इन यूरिन। अगर यूरिन में एसीटोन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना हो तो इसके लिए रोथेरास टेस्ट किया जाता है। अगर यूरिन में बाइल साल्ट की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए हेज टेस्ट किया जाता है। बाइल पिगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए स्मिथ टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस। किस इंटरकोस्टल स्पेस पर अपेक्स हार्ट बीट फील की जा सकती है, काउंट की जा सकती है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किसी भी पर्सन के अंदर जो हार्ट होता है वो बिल्कुल सीधा ना लोकेटेड होकर हल्का सा लेफ्ट साइड को मुड़ा हुआ रहता है, और इस हार्ट का जो नीचे वाला नुकीला पार्ट होता है इसे हम एपेक्स कहते हैं। इस एरिया में लेफ्ट वेंट्रिकल मौजूद होता है और इसी जगह से हार्ट बीट को सुनना एपेक्स बीट की रिकॉर्डिंग कहलाता है। एपेक्स बीट को रिकॉर्ड करने के लिए स्टेथोस्कोप की मदद लेनी होती है और एपेक्स जो बीट है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर सुनाई देती है। लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर एरिया पर जो साउंड हम सुनते हैं उसके द्वारा एपेक्स बीट को काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसाइटिस अकर्स ड्यू टू। एसाइटिस किसके कारण होता है? हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। अगर किसी पर्सन के ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाए तो इससे उसकी बॉडी में एडिमा डेवलप हो जाएगा। स्पेशली एब्डोमेन वाले एरिया में यही कंडीशन एसाइटिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस इन पैरासीटामोल ओवरडोज इज। अगर किसी क्लाइंट को पैरासीटामोल की ओवरडोज दे दी जाए या पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो जाए तो इस सिचुएशन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या मानी जाती है? नैलोक्सोन, एट्रोपिन सल्फेट, नियोस्टिकमाइन या एन एसिटाइल सिस्टीन? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एन एसिटाइल सिस्टीन। पैरासीटामोल का एंटीडोट है एन एसिटाइल सिस्टीन। नर्सिंग एग्जाम्स में कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के एंटीडोट रिपीटेडली पूछे जाते हैं। आइए वन बाय वन उन सभी एंटीडोट्स का क्विक रिवीजन कर लें। मैं आपसे पूछूंगा ड्रग और आपको उसका एंटीडोट बताना होगा। सबसे पहले एट्रोपिन का एंटीडोट क्या होता है? यस राइट, फिसोस्टिगमाइन। नेक्स्ट, हिपेरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटामीन सल्फेट। हिपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामीन सल्फेट। नेक्स्ट, इंसुलिन, ग्लूकोज या फ्रूट जूस। नेक्स्ट, आयरन। आयरन टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट है डीफेरोक्सामाइन। नेक्स्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट, लेड, डाइमर कैप्रोल, इसे कैल्शियम एडिटेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, मॉर्फिन या ओपियोइड पॉइजनिंग होने पर नैलोक्सोन या नारकेन, इंपॉर्टेंट है ये। मशरूम पॉइजनिंग होने पर एट्रोपिन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होने पर एट्रोपिन सल्फेट।
एस्प्रिन या सैलिसाइलेट, इसकी पॉइजनिंग होने पर एंटीडोट। फ्रूसेमाइड प्लस विटामिन के प्लस NaHCO3, या फिर फोर्स्ड एल्केलाइन डाइयूरेसिस विद NaHCO3। नेक्स्ट है वॉरफेरिन। द राइट आंसर विटामिन के। वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी होने पर विटामिन के को एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली आर्टरी विच सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारी बॉडी की एकमात्र आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पल्मोनरी आर्टरी। हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इन दोनों का फंक्शन ऑपोजिट होता है। पल्मोनरी आर्टरी हमारे हार्ट के राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाने का काम करती है, जबकि पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाती है। ये एब्सेक्शंस हैं आर्टरी और वेन का। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरीज में भी ऑपोजिट फंक्शन देखने को मिलता है। प्लेसेंटा और फीटस को अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करती है, और इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। ये आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड या वेस्ट ब्लड को कैरी करती हैं, जबकि ये वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से बच्चे तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट, प्रेगनेंसी के दौरान कुल कितना वजन गेन किया जाता है? 6 kg, 8 kg, 11 kg या 14 kgs? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 11 kgs। प्रेगनेंसी के दौरान एक नॉर्मल वुमेन टोटल 11 से 12 किलो वेट गेन करती है, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 0 से लेकर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान 1 किलो वजन बढ़ता है। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 13 से लेकर 28 वीक्स के दौरान 5 kg वेट बढ़ता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 29 वीक्स से शुरू होकर डिलीवरी तक रहता है, उसमें 5 kgs वेट गेन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज, विटामिन ए की कमी होने से कौन सा डिजीज हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, बाइटॉट स्पॉट या ये सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विटामिन ए, जिसे आप रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, जो मुख्य रूप से कैरेट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, इसकी कमी से आइज़ मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं। अगर पर्सन को विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यानी उसे रात को देखने में दिक्कत आएगी। जीरोप्थेल्मिया हो जाएगा, यानी उसकी आइज़ ड्राई हो जाएंगी, और बिटॉट स्पॉट्स हो जाएगा, यानी कि उसके आइज़ के वाइटिश पार्ट पर कुछ ट्राइंगुलर शेप ब्राउन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ट्रू लेबर में कौन से फंक्शंस या फीचर्स देखने को मिलते हैं? एफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट एट रेगुलर इंटरवल्स या ये सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सभी। ट्रू लेबर शुरू होने पर सर्विक्स जो है उसमें एफेसमेंट और डायलेशन शुरू हो जाता है। एफेसमेंट प्रोसेस में जो सर्विक्स है उसका जो साइज़ होता है वो पहले की तुलना में कम होने लगता है,
और डायलेशन के दौरान सर्विक्स का जो बीच का स्पेस है वो बढ़ने लगता है। ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं उस दौरान वुमेन को काफ़ी पेन होता है। ट्रू लेबर शुरू होने पर कॉन्ट्रैक्शंस के कारण सुप्रा प्यूबिक एरिया में डिस्कम्फर्ट फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज प्रोवाइडेड टू अ क्लाइंट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया? किसी पर्सन को स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद कौन सी पोजीशन में रखा जाता है, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है? सेम्स, सुपाइन विथ अंडर हेड पिलो, फ्लैट या हाई फॉलोअर्स पोजीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद हमेशा याद रखें क्लाइंट को फ्लैट पोजीशन में रखा जाता है, यानी इसके हेड के नीचे कोई भी पिल्लो आदि नहीं रखते, उसे बिल्कुल सीधा लिटाया जाता है, फ्लैट सुपाइन पोजीशन। स्पाइनल एनेस्थीसिया को आप स्पाइनल ब्लॉक, सब एरेक्नॉइड ब्लॉक, इंट्राड्यूरल ब्लॉक और इंट्राथिकल ब्लॉक आदि नामों से जानते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया एक प्रकार का न्यूरोएक्सियल रीजनल एनेस्थीसिया है जिसके द्वारा हम लोकल एनेस्थेटिक या ओपियोइड ड्रग को सब एरेक्नॉइड स्पेस में निडल की मदद से इंजेक्ट करते हैं। ये निडल लगभग 9 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होती है। इस एनेस्थीसिया को स्पाइनल एनेस्थीसिया को ट्रेंड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट लगाता है। इस स्पाइनल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल उन सर्जरीज़ के लिए किया जाता है जिसमें पर्सन के लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में प्रोसेस होना हो, या फिर यूँ कहें कि अम्बिलिकस एरिया से नीचे बॉडी पार्ट में होने वाली सर्जरीज़ में इस स्पाइनल ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट इज? हार्ट का नेचुरल पेसमेकर किसे कहा जाता है? एवी नोड, एसए नोड, पुर्किंजे फाइबर्स या बंडल ऑफ फेस्को? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एसए नोड। हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग के पास ऐसे नोड पाया जाता है, साइनो एट्रियल नोड पाया जाता है। इसे ही हम नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं। यही हमारे हार्ट की वह स्ट्रक्चर है जो कि लगातार इम्पल्स जनरेट करती है, जिसके कारण हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, हार्ट बीट कर पाता है। अगर किसी सिचुएशन में ये ऐसे नोड काम ना कर पाए तो इसके नीचे एवी नोड मौजूद होता है। एमरजेंसी सिचुएशन में एवी नोड 40 to 60 बीट्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करवा सकता है, जबकि नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे नोड के द्वारा अप्रॉक्सीमेटली 100 कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट जनरेट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTD should be given following RH positive delivery within? RH पॉजिटिव डिलीवरी होने के बाद NTD कितने समय में लगाया जाता है? 6 आवर्स, 24 आवर्स, 72 आवर्स या 7 डेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विदिन 72 आवर्स। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन में जो बच्चे के ब्लड में मौजूद पॉजिटिव एंटीजन हैं मदर की बॉडी में जाएंगे और मदर की बॉडी में इन एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान अगर बेबी RH पॉजिटिव होता है तो उस पर मदर में मौजूद ये एंटीबॉडीज़ अटैक करके वहाँ की RBCs और ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस सिचुएशन से सेकंड बेबी को बचाने के लिए डिलीवरी के बाद
72 आवर्स के अंदर एंटी डी गामा ग्लोबिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि इन एंटीबॉडीज़ को बेसिकली ख़त्म करने का काम करता है। एंटी डी गामा ग्लोबुलिन को आप रोगम इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसकी डोज यदि आपसे पूछ ली जाए तो 300 माइक्रोग्राम, और इसे डिलीवरी के 72 आवर्स के अंदर ही लगाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनशेकेबल बिलीफ इज नोन एज। अनशेकेबल बिलीफ को आप किस नाम से जानते हैं? हेल्यूसिनेशन, इल्यूशन, डेल्यूशन, परसेप्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेल्यूशन। इस क्वेश्चन में फॉल्स, फिक्स्ड, अनशेकेबल बिलीफ पूरी डेफिनेशन लिखी होनी चाहिए थी। अगर किसी पर्सन ने किसी गलत चीज़ को मन में सही मानकर एक्सेप्ट कर लिया है, और अब इस पेशेंट को आप कितने भी फैक्ट बताएं, कितनी भी जानकारी दें, सबूत दिखाएं, लेकिन वो इस गलत जानकारी को सही ही मान रहा है, वो इसे गलत मानने को तैयार नहीं है, तो इस पर्सन का ये फॉल्स, अनशेकेबल, फिक्स्ड बिलीफ डेल्यूशन कहलाता है। यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेल्यूशन, हेल्यूशन और इल्यूशन तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। डेल्यूशन का हमने आपको बताया, अनशेकेबल, फॉल्स, फिक्स्ड बिलीफ अबाउट समथिंग और एनी ऑब्जेक्ट एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। हेल्यूसिनेशन के बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इट इज़ अ फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलाई। बिना किसी चीज़ की मौजूदगी के उसका आभास होना हेल्यूसिनेशन कहलाता है। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इल्यूशन की बात की जाए तो परसेप्शन विद रियल स्टिमुलाई। इल्यूशन वह कंडीशन है जिसमें किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की प्रेजेंस तो है, लेकिन उसे रॉन्गली परसीव किया जाए। आप सड़क पर चल रहे थे और सड़क पर कोई लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, आपने अंधेरे में उसे सांप समझ लिया, तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई की प्रेजेंस है, यानी लकड़ी मौजूद है, और आपके द्वारा इसे रॉन्गली परसीव किया, यानी उस लकड़ी को आपने सांप समझा। यही घटना, यही कंडीशन इल्यूशन कहलाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट इन अ हीमोग्राम वाइल इज। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने वाली जो वाइल्स होती हैं, उनमें कौन सा एंटीकोगुलेंट मौजूद होता है? हेपेरिन, ईडीटीए, लिथियम हेपेरिन या सोडियम सिट्रेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एंटीकोगुलेंट वह सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट फॉर्म में नहीं बदलने देते। ईडीटीए की फुल फॉर्म है इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ द ब्रेन इन एन अडल्ट इज अबाउट। हमारे ब्रेन का वजन कुल शरीर के वजन का कितना % होता है, ये आपको बताना है। 2.5, 2%, 0.5% या 1%? The right answer is option B. It is 2%. हमारा जो ब्रेन होता है उसका वज़न लगभग 1400 ग्राम्स होता है और ये किसी अडल्ट पर्सन के शरीर के कुल वज़न का लगभग 2% होता है। याद रखिएगा, जन्म के बाद लगभग 3 साल की उम्र में बच्चे के ब्रेन का 90% विकास हो चुका होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।